नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत आपको नया कुछ जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनीज के डिटेल्स में जानने के लिए। और जिस लेवल में मैं खुद एज ए स्विंग बेसिस में काम करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में काम करता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, नियोजन केमिकल्स लिमिटेड नाम से ही केमिकल्स कंपनी देखने को मिल चुके हैं। तो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्रीज में लास्ट 2 साल से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन कोई भी केमिकल बेकार नहीं है। पूरे के पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है। तो जिस स्लो डाउन मतलब पूरे के पूरे सेक्टर में जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड बहुत हद तक कम हो चुका है। और डिमांड जितना कम होगा उतना ही मार्केट में बाकी केमिकल सारे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हो देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया में सबसे बड़ा जो केमिकल्स कंपनी है बेसिकली देखा जाए तो एसआरएफ। तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो रिलायंस भी एक केमिकल कंपनी है, देखा जाए तो पीडीलाइट भी एक केमिकल कंपनी है। मगर डायरेक्टली सिर्फ केमिकल का ही प्रोडक्ट बनाता है सिर्फ एसआरएफ। तो एसआरएफ इंडिया के सबसे बड़े केमिकल कंपनी में मानता हूँ। और इस कंपनी की भी हालत खराब है। तो सोचिए, जो इंडिया के सबसे बड़े कंपनी उसका हालत खराब है, जो न्यूजन जो कंपनी है वो 4,000 करोड़ की कंपनी है, तो छोटे कंपनी के ऊपर क्या हालत ठीक रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इस चीजों को पहले समझिए। और दूसरी बात, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है। मुझे लगता है इस वैल्यूएशन के कारण में भी शेयर में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं, मगर यहाँ पे डेटा अपलोड नहीं है। फिर भी मैं बता दूं किस तरीके से रिजल्ट हुआ। रिजल्ट एक देखा जाए तो इस बार अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे अब ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो देखिए 686 करोड़ से 695 करोड़ बना, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। पॉजिटिव सेल्स हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे कम हो गया। तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। और कंपनी का प्रॉफिट कम होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बाकी परफॉर्मेंस है, जैसे देखिए 5 साल 3 साल में कोई भी खराब नहीं है, सर 1 साल में ही खराबी है। क्यों? 1 साल में नेगेटिव में जाने के पीछे एक ही रीजन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो चुके हैं, जिसके चलते एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो देखेंगे तो आप पॉजिटिवली रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, एक चीज़ों को ध्यान देना, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। जैसे डीएस के पास पहले 14% होल्डिंग था, आज 22% के आसपास, ऑलमोस्ट डबल के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। और एफएस के पास पहले 4.5% होल्डिंग था, आज भी उसी तरीके से 4.5% के आसपास ही होल्डिंग है। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अच्छा खासा निवेश करके रखा है। तो क्या आप इस कंपनी को ट्रस्ट करते हैं? तो सबसे पहले मैं इस कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे देखिए, कंपनी का कैपेक्स। देखिए, इस खराब टाइम में जो कंपनी खुद के कैपेक्स को इतना हद तक बढ़ा चुके हैं, कैपेक्स देखिए, पिछले सालों में कैपेक्स था करीबन 100 करोड़ के नीचे, और अभी देखिए कितना है, 300 करोड़ के ऊपर। तो कैपेक्स को बहुत हद तक कंपनी बढ़ा रहा है। तो जो कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है, और जो कंपनी खुद के रिजर्व में, खुद के जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी लगातार बढ़ते चले गए। बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा लिया, मगर बोरिंग जितना है कंपनी के रिजर्व भी उतना ही है। फिक्स्ड एसेट भी है, और कंपनी को लगातार ट्रेड भी मिल रहा है। ट्रेड मिल रहा है मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। 227 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मिला। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के कारण कुछ वीकनेस भी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले, वो है सेक्टर वाइज। तो कंपनी खुद के अंदर उतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। सेक्टर में अगर ग्रोथ दिखे तो इस कंपनी को भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि एक ट्रेड बना था, एक रेंज बेसिस ट्रेड बना था। मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। नियोजन के ऊपर एक ट्रेड बना था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स में। देखिए, ध्यान से इस चीज़ों को देखना, ध्यान से चीज़ों को सीखना। देखिए, नियोजन केमिकल्स के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक बाइंग कैंडल बना। एक दो तीन 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 बाइंग कैंडल बना। ऑरेंज कितना बना? 28%। मतलब बाइंग कैंडल का टॉप लेवल और डाउन लेवल को मार्किंग में कर चुका हूँ। जो रेंज रेंज निकल कर आ रहा है 20% के ऊपर। तो जब भी इस तरीके से रेंज 20% के ऊपर दिखे, और जो स्टार्टिंग कैंडल है उसका अगर ओपनिंग 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है जब भी शेयर नीचे आकर इस लेवल को टच करेंगे, मतलब जो स्टार्टिंग कैंडल था उसके क्लोजिंग में टच करेंगे, तब एंटी बनेगा। और टारगेट कहाँ पे बनेगा? इस हायर लेवल तक। तो फाइनली देखिए एंटी कब बना? इस जगह पे। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। देखिए इस तरीके से मैं स्ट्रेटेजीज बहुत बार आपको साथ शेयर किया हूँ।
स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। हाँ, अगर इस कंपनी का जो जो फर्स्ट कैंडल जो है, मतलब जो ओपनिंग कैंडल है, फर्स्ट कैंडल अगर 200 डेज ऊपर तैयार होता तो मैं इस ट्रेड को नहीं लेता। मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बड़े कंपनी, लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा 200 डेज ईएमए के ऊपर बने तो एंट्री लेता। 200 लार्ज कैप नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, उनमें से हमेशा कंपनी के 200 डेज नीचे बने तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो फाइनली इस कंपनी का टारगेट मुझे लगता है मिलने का चांसेस बहुत हाई है, और अगर मिले तो 28% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। और मुझे लगता है कि 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट अभी 77 डेज हुआ है, तो मुझे लगता है और कुछ ही दिनों के बाद ही टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस तरीके से स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए के आई, सॉरी माफी चाहता हूँ, के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग करता है केबल्स एंड वायर्स के ऊपर। तो केबल्स एंड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, आप खुद ही देख सकते हैं, वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। साथ ही साथ एफ जो एफ एच वी केबल्स है, साथ ही साथ एच टी केबल है, एल टी केबल है। इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को तैयार भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो कंपटीटर है उनमें से के ई आई इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो पॉलीकैब के बाद अगर किसी कंपनी टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है वो है के आई इंडस्ट्रीज। तो के आई इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा। जैसे कंपनी के सेल्स का, क्वार्टर का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा खासा है, डेथ भी कम है, कंपनी इस बार भी अच्छा खासा 1 स्टेप डेप को कम किया, और आर ओ सी भी बेस्ट है। और साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी कंपनी लगातार देते जा रहा है। और बेसिकली एईआई इंडस्ट्रीज के ऊपर एक एक हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी हमेशा हर साल में खुद के रिजल्ट को बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया। इस बार भी कंपनी देखिए सेल्स को लगातार एक मोमेंटम जर्नी के हिसाब से दिखाया। 6,900 से यहाँ पे 7,700 करोड़ तक कंपनी के सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 477 से 550 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी अलग लेवल में नेट प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। जो कंपनी इतना शानदार ग्रोथ कर रहा है, क्या आप उस कंपनी के ऊपर आपको चिंता करने का जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। बाकी देखिए कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बेस्ट है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी बेस्ट है, और कंपनी का रिटर्न तो धमाकेदार, एक साल में 100% का रिटर्न दिया, 3 साल में 96%, ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न दिया, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है। तो सब कुछ इस कंपनी के ऊपर बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए केबीरेंस वायर्स सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और इस सेगमेंट में केआई इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बोरिंग्स को कम किया, जिस हद तक बोरिंग्स को कम किया आप देख सकते हैं। कोविड से पहले कंपनी का 850 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, कर्जा था। अभी वो कर्जा कम करके कंपनी कहाँ पे लेके आए? 190 करोड़। मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे करके कम होता चले जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी करते चले जा रहा है। इस बार भी 39 करोड़ के आसपास निवेश किया, और रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस सारे कारण के वजह से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर न बहुत ज्यादा क्वांटिटी को ऐड किया। जैसे देखिए एफएस के पास सर 19% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 30% के ऊपर। और डीएस के पास मान लेते हो ज्यादा होल्डिंग था, उन्होंने बेच दिया और उसका फायदा डायरेक्टली एफएस ने उठा लिया। पब्लिक के पास पहले भी 16% था, आज भी 15% के आसपास है। मतलब हर कोई कंपनी इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, तो फाइनली देखिए कंपनी का मुझे मेरा टारगेट हो गया। जो किस तरीके से टारगेट बना था, एक कफ विद हैंड पैटर्न बना था, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो देखिए हमेशा इस तरीके से पैटर्न्स में हमेशा काफी विद हैंड पैटर्न जब जब बनते हैं तो उस पैटर्न उस मतलब एंटी को कभी भी मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स बहुत शानदार तरीके से एक रिजल्ट पब्लिश मतलब एक रिजल्ट आउटपुट देते हैं। देखिए मान लेता हूँ कंपनी 17% तक रिटर्न दिया, तो 17% कितने दिनों में मिला वो देख लीजिए। अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो सिर्फ के सिर्फ 21 दिनों में पैसा डबल। इस तरीके से बातचीत तो आपने बहुत बार सुने होंगे, मगर यहाँ पे पैसा डबल नहीं हुआ, 17% का रिटर्न दिया। माफी चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, कब जब कोई पैटर्न्स बने तब फिर से मैं फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। और बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्या आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है? जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया जा रहा है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जो खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं जो खुद एनालिसिस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अलग होता है। तो प्लीज आप जब रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके खुद के हिसाब से रिस्क लीजिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी तरफ से सारी चीजों को सीखिए, सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए आरबीएनएल के ऊपर सबसे एक मजेदार बात आपको बता दूं, आरबीएनएल के दो अपडेट है। पहले अपडेट क्या है, देखिए आरबीएनएल जो है
वो लोएस्ट बीडर फॉर द इंडियन रुपीज 3.9 बिलियन ईस्टर्न रेलवे ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी एक लोएस्ट बीडर दे चुके हैं, लोएस्ट बीड दे चुके हैं, और वो भी किस प्रोजेक्ट के लिए? इंडियन साउथ सॉरी ईस्टर्न रेलवे के लिए। तो ईस्टर्न रेलवे के एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी सबसे कम बिड दिया है, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है इस प्रोजेक्ट कंपनी को ही मिलने का चांसेस है। तो अगर प्रोजेक्ट को मिले तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 3.9 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3.9 बिलियन डॉलर, सॉरी बिलियन रुपीज़ का। तो ये तो गुड अपडेट है। दूसरी अपडेट क्या है? देखिए कंपनी को पहले ही एक प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, और वो भी देखिए इंडियन रेलवे इंडियन रेल विकास निगम लिमिटेड आफ्टर जो 28.7 मिलियन का ऑर्डर मिला, तो इसके बाद कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग लगा। जैसे कंपनी लगातार ये जो रिकवरी हो रहा है, तो किस बेसिस पे हो रहा है? एक्चुअली कंपनी रिकवरी इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपडेट है, जो अपडेट मैं अभी आपको साथ शेयर किया हूँ। तो गुड अपडेट जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है, वो रिकवरी जरूर करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न जरूर बनेगा, तो यहाँ पे एक कप बनेगा, उसके बाद अगर हैंडल बने तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और इस वीडियो के लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जेएम वॉरियर्स लिमिटेड, तो इस कंपनी जल्द से जल्द आपको 1:4 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जब इसका बोनस का डेट अपडेट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।